ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए ज्यादा चिल्लाने की ना जरूरत ना है, नकली है। हरी हिम्मत की तरह देखना पुल्ला, डर के मारे तो इसकी हालत पतली हो गई। आ गया ना स्वाद? कैसा लगा हमारा पलटवार? ये तूने किया है ना? क्या है ये सब? निकाल मुझे यहाँ से। क्यों? परेशानी हो रही है? और जो मारे को सीमेंट में फंसा था वो तब ना सोचा था कि ये थारे साथ भी हो सके? पता है मारे को कि मारे को स्टोर रूम में फंसाने वाली तू ही थी। यस आनी, तुमने जो कहा था वो हो गया है। सरू को बचाते हुए वेद का वीडियो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। चिल आनी, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब तुमने करवाया है। कोई बात ना, चल भुल्ला, हम इसकी मदद कर देते हैं। आजा, छोड़ मुझे। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तूने मारे को फंसाया, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारे वेद से आ गए, और इसी बहाने इसी चक्कर में हमारा थोड़ा रोमांस भी हो गया। पर अफसोस, इस कॉलेज की स्थायी मालकिन होने के बावजूद भी थारी मदद करने के लिए कोई ना आया। देखना पुल्ला, इस बेचारे पे तो किसी को तरस भी ना आ रहा है। कोई बात ना छुटकी, मैं हूं ना थारी मदद करने के लिए। एक मिनट। ये देख, खौलता हुआ गर्म पानी, इससे थारा गोंद छूट जाएगा, लेकिन हाँ पैर जल सकते हैं, ठीक है ना? नहीं। क्यों? पागल हो गई है? क्या कह रही है? क्या सरू, सरू पागल। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारी हिम्मत पर ना जरा भी शक मत करना, बहुत है हमारे पास। इसे चाहे हमारी चेतावनी समझ, हमारे साथ सीधी रहे, वरना खड़े इसके स्टाइल में जवाब दूंगी मैं थारे को। अब फैसला थारा है कि हमारा शांति स्वरूप देखना है कि हमारा रौद्र रूप। आज तो मुझे सरू से बात करनी होगी। तारा उसके साथ बहुत गलत कर रही है। इतने दिन मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा था वेद सरू के साथ खड़ा है, लेकिन वेद ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जल्दी हाथ चलाओ, दो स्टाफ ऑलरेडी छुट्टी पे है, तो तुम्हें डबल शिफ्ट करना है। लेकिन सर हमारा कॉलेज। सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए तो काम करना पड़ेगा। सरू, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? और ऊपर से खड़ूस मैनेजर ने इतना सारा काम दे दिया है, तू कुछ खा लेना पहले। खुला इस सब के लिए बिल्कुल भी समय ना है। तू चल, बहुत काम पड़ा है, चल। अरे सरू, तू क्या बात कर रही है? गाड़ी चलने के लिए ना तेल की जरूरत हो गई है, और तू बिना कुछ खाए ऐसे ही काम करती रहेगी तो बेहोश हो जाएगी। कुछ ना होगा, कुछ भी ना होगा पुल्ला। सरू, और ये काम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सपने, हमारी पढ़ाई, सब इसी के सहारे टिके हुए हैं, और यही है हमारा असली ईंधन। चल, बहुत काम पड़े, चल। वेद यही है, और सरू के साथ इतना अन्याय होते देखो कुछ भी नहीं बोला। अब तो सरू से पहले हमारे को वेद से बात करनी होगी। मैनेजर साहब, वो क्या है ना, आजकल आपके कैफे रोज आना जाना हो रहा है। आगे देखा तो भाई बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज देखा मैंने, आपके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है आपके स्टाफ के साथ। और आज भी मैंने देखा आप अपने किसी स्टाफ को डांट रहे थे, कल भी डांट रहे थे। वो लड़की क्या नाम है उसका? सरू। सरू, आप जानते हैं ना सरू कौन है? नहीं। आप सरू को नहीं जानते? जी, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहू है वो, वेद बिरला की पत्नी सरस्वती बिरला। जी कमाल है, आपको पता नहीं उनके पति? जी अगर बाई चांस वेद बिरला को पता चल गया कि आप उनकी पत्नी के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे इस तरीके का बर्ताव करें, पागल आदमी है, गुस्से वाला आदमी है, न जाने आपके साथ तो क्या करेगा। साथ ही कैफे तोड़ देगा, ये कैफे हमेशा हमेशा के लिए बंद। वेद बिरला की वाइफ हमारे कैफे में वेटर? हाँ, इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। आइए बता देते। मैं वेद सर को कॉल कर लेता हूँ। नहीं सर, सुनिए सर, इतनी छोटी सी बात के लिए उनको क्यों परेशान करना? करेक्ट।
लेकिन एक मिनट सर, उनकी वाइफ को काम करने की क्या जरूरत है? अरे होगा ना उनके आपस का कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए मैं क्या कह रहा था, आप एक काम कीजिए, एज अ क्लोज फ्रेंड अगर आप अपने सारे के सारे स्टाफ को ब्रेकफास्ट का ब्रेक दें और लंच का ब्रेक दें, उन्हें थोड़ा आराम दे, फिर काम करने दे, हो सकता है सरू मैडम को ये अंदर ही बात अच्छी लग जाए। और फिर अगर वो वेद बिरला साहब से कह दें कि वहाँ का मैनेजर अच्छा है, वो कैफे अच्छा है, तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन भी तो हो सकता है ना? ब्रांचेस एंड मोर ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री, है ना? ये हो सकता है। चाहिए सर मैं जाकर ना मिस सर को लंच ब्रेक ही दे देता हूँ। हाँ, और सिर्फ सरू को नहीं, बाकी सारे स्टाफ को अच्छे से ट्रीट कीजिए। हाँ, ओके सर, तभी अच्छा लगे ना, कैफे का नाम बनेगा। चाहिए किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको ऐसा टिप दिया है ना? इससे आपकी तरक्की होगी, मैं तो यही चाहता हूँ ना, आपका कैफे ग्रो करे और कोई नुकसान ना हो। राम जी भला करे, मैंने थारे को कितना गलत समझा वेद, नाराजगी है, फिर भी तूने सरू के रिश्ते का मान रखा। अब आगे कुछ भी हो, मारे को पता है तुम सरू का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, दिखा के तो सब करते हैं, पर जो बिना बताए बिना शोर मचाए करे वही है निस्वार्थ प्रेम। बस राम जी करे अब आगे सब ठीक हो और सरू थारे साथ सासरे में चली जाए। प्रिंस, ये ना सर के कोट है जो ड्राई क्लीन के लिए देने हैं। तुम बस एक बार ना पॉकेट चेक कर लो, कोई जरूरी सामान ना हो बीच में। हाँ, वो सामान भूल जाते हैं रख के, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स ना हो। हाँ, अच्छे से क्लीन करवा के उनको जल्दी भिजवा दे, ठीक है? अरे ये क्या है? चंद्रकांत के पॉकेट से निकला? मम्मी जी किसकी फोटो है? वो भारी और चंद्रू के पापा की बड़ी करवाने को दी थी। अब वो पार्वती से कहना कि हमारी चाय लेके कमरे में आ जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल देती हूँ। इतने साल बाद ये फोटो चंद्रू के पास कैसे? क्या वो मिला था सरोजा से? अनिका क्या क्या करवाती रहती है। कल वो सीमेंट वाले कांड के बाद सबने वार्निंग दी थी, इस बार कुछ भी किया तो पटक पटक के मारेगी, कबड्डी स्टाइल। पर अनिका को अक्ल ही नहीं आ रही है। मुझे भी मरवाएगी। चुप। कुछ कहा? नहीं अनिका, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? काम पे फोकस करो। याद है ना प्लान? ये चूहे उनके कमरे में कैसे भी डालने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। सरू को मुझे हॉस्टल से निकलवाना है। चलो। दोनों कबाड़ सोए हैं। जल्दी आओ, चोर! लड़कियों मैंने बोला था ना अपने हाथ से चोर है। ये देखो, मारो इधर, मारो, मारो गिरे, चोर गिरे। It's me! अनिका, तू अटके कर रही है? मैंने कल कॉलेज हॉस्टल में परछाई देखी थी, इसलिए ये सब गद्दे और तकिया डाल के हम तैयार थे ताकि चोर दिखा तो उसे मार सके। लेकिन तू तो चोर ना है, फिर हमारे कमरे में क्या कर रही थी? और ये चूहा ठीक कर रहा है, कहीं छोड़ने का इरादा था क्या? What rubbish! मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस ऐसे ही चेक करने आई थी कि हॉस्टल में सब ठीक है या नहीं।
कॉलेज की ओनर हूँ मैं इसीलिए, और ये चूहे हमने पकड़े हैं क्योंकि चूहों की बहुत प्रॉब्लम रहती है बीविंग में, इसीलिए। ओह, सूर्या निका तो हमारी अपने कॉलेज के और हॉस्टल की इतनी परवाह कर रही है, और तो उठे साफ सफाई करने के लिए आई थी और हमने थारी धुलाई कर दी। सॉरी माफ कर दिया। तो थारे को चोट तो ना आई ना? मैं थारे को गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। चल ना पा रही होगी ना तू? अच्छा अच्छा, ये नहीं, अच्छा आराम से। अरे थारा चूहा, उठो उठो। चल। हमारे को इस कॉलेज से निकालने के कई पैंतरे आजमा लिए ना तूने अनिका, लेकिन अब मैं थारे को ऐसा बिल्कुल भी ना करने दूंगी कि तू इस कॉलेज के मैनेजमेंट के सामने हमारे को गलत साबित करे और इस कॉलेज से हमारे को निकाल दे। और हाँ, और ये चूहे बिल्ली का खेलना हमारे साथ ना खेल, पछताएगी। और वैसे भी चूहे तो गणपति बापा का वाहन हो गए, अगर उनका गलत इस्तेमाल करके तूने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की तो क्या पता एक दिन थारे को ही काट ले। चल पुल्ला। कमाल है, सरू की याद में इतना खो गया, यहाँ तक आ गया कुछ पता ही नहीं चला। कौन टायर को भी अभी पंचर होना था। वेदसा ने तो उल्लू बना दिया है हमारे को, नींद का नामो निशान ना है। सच में वेदसा, आज आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। काश आप हमारे सामने होते। वेदसा, अरे सच में? तुम यहाँ? मैं यहाँ? मैं तो अठे ही रहती हूँ। बल्कि ये सवाल तो हमारे को आपको पूछना चाहिए। इतनी रात को अठे हमारे हॉस्टल के सामने क्या कर रहे? मैं आसपास के रास्ते से। तुम्हें क्यों बताऊं? समझाओ, अपना काम करो। तुम्हें क्या करना है? जाओ। आओ। वेदसा, आप हमारे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपके हाथ में चोट है ना, तो हीरोगिरी करने की कोई जरूरत ना है, ठीक है? चुपचाप खड़े हो जाइए। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। आपको हमारी कसम।
हो गया, मैं चलती हूँ। वेद सर, एक बार रोक लीजिए, आपके साथ कुछ पल और बिताना चाहती हूँ मैं। सर थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। बाय। वेद सर, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखिए। ऐसे दीवार पे हाथ कौन मारते हैं? तुम्हें कैसे पता? पत्नी हूँ आपकी, चाहे पास रहूं या दूर। आपकी हर चोट, आपके हर दर्द का एहसास है हमारे को। अब घर जाकर स्प्रे लगा लीजिए, वरना सूजन बढ़ जाएगी। इतना ही ख्याल था तो छोड़ के क्यों गए? कुछ कहा आपने? नहीं, यहाँ हॉस्टल में ना देर हो जाएगी। चलो। क्या जरूरत थी? क्यों दूर हो गई हो मुझसे सरो? दूर होके भी हम कभी दूर ना है वेद सर। ये प्यार ही तो है हमारा, जो हमें हमेशा साथ ले ही आता है और अब फिर ले आया है। चंद्रू, ये फोटो कहाँ से आई? सरोजा और थारी शादी की ये फोटो थारे पास तो ना थी। चंद्रू कुछ छुपा रहा है हमारे से। तू सरोजा से मिला था क्या? ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए Hello friends, welcome. I hope you are doing well. Today we are going to talk about one beautiful story and its title is सपनों की उड़ान। उत्तर भारत के सबसे छोटे कस्बे में अमित, राज, प्रिया और सीता रहते थे। चारों लोग अलग अलग परिवार से थे, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें चार स्तंभ कहते थे। और अमित का सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने। उसका किसान
थे पिता जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। घर में पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन अमित की आंखों में हमेशा चमक होती थी। राज का सपना था कि वो एक सफल बिजनेसमैन बने। उसके पिता की छोटी सी किराना दुकान थी। राज बचपन से ही देखता आया था कि कैसे उसके पिता सुबह से रात तक मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। प्रिया पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसकी माँ सिलाई करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। अक्सर लोग कहते थे, इतने गरीब घर की लड़की डॉक्टर कैसे बनेगी, लेकिन प्रिया मुस्कुरा कर कहती है, सपनों की कोई जाति या अमीरी गरीबी नहीं होती। सीता कला में बहुत अच्छी थी। उसे चित्रकारी और लेखन का शौक था, लेकिन घर वालों का मानना था कि ये सब शौक पेट नहीं पालते। फिर भी ओ चुपके चुपके रंगों से अपनी दुनिया सजाती है। चारों दोस्तों की कहानी अलग थी, लेकिन उसकी जुनून एक चीज कॉमन थी, जुनून और उम्मीदें। अब हम विस्तृत रूप में बात करेंगे। तो अब मैं आपकी एक लंबा प्रेरणादायी कहानी 5000 शब्दों के आसपास दूंगा, जिसे मैं हिंदी साहित्यिक शैली में लिखूंगा। भारत उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे पर सादगी यहाँ की पहचान थी। इसी कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, अमित, राज, प्रिया और सीता। अमित के पिता किसान थे। सूरज उगने से पहले वो खेतों में हल चला देते और देर रात तक मेहनत करते थे, परंतु फिर भी घर में हमेशा पैसा की तंगी रहती थी। अमित अक्सर अपनी
माँ को कहता सुनता था कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना, यही तेरा असली धन है। अमित की आंखों में सपना था इंजीनियर बनने का। उसके लिए किताबों सबसे बड़ा खजाना था। रात का घर कस्बे की गली में था। उसके पिता की छोटी सी किराना दुकान थी। रोज दुकान पर बैठता, ग्राहकों से बात करता और पैसे का हिसाब किताब सीखता। वो अक्सर सोचता था पापा तो दुकान चला रहे और मैं एक दिन बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा जहाँ सैकड़ों लोग काम करेंगे। प्रिया की दुनिया किताबों से भरी थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ सिलाई करती थी। कई बार पड़ोसी ताने कसते थे, इतनी गरीब घर की लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। डॉक्टर तो बड़ा घरों की बेटी बनती है, लेकिन प्रिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सबून की कोई जाति नहीं होती, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। सपने बस मेहनत और हौसलों से पूरा होते हैं। सीता कला में डूबी रहती थी। उसे रंग, ब्रश और शब्दों से खेलना अच्छा लगता था। वो दीवारों पर चित्र बनाती थी, कॉपी से पिछले पन्नों पर कविताएं लिखती थी। घर वाले अक्सर कहते थे ये सब सुख
पेट नहीं पालती, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन सीता की मन की दुनिया और ही थी। 4 दोस्त शाम को कस्बे की पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे और अपने सपनों की बात करते थे। बरगद की छाप मानो उनकी उम्मीदों का आसमान बन जाती थी। संघर्षों की आहट। समय बीतता गया। अब वो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। सपने तो बड़े थे, पर जिंदगी की राह आसान कहाँ होती है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अमित बोला, मैं इंजीनियर बनूंगा। राज ने कहा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। सीता ने जिद करते हुए कहा, मैं लेखिका और चित्रकार बनना चाहती हूँ। कक्षा में अब सब हंस पड़े। शिक्षक ने भी आधा सा मुस्कुरा कर कहा, अरे सीता, ये तो बहुत कठिन है। कलाकारों की दुनिया में जगह पाना आसान नहीं है। सीता चुप रही, पर उसके दिल ने कहा, मुश्किल रास्ते ही तो सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। धीरे धीरे वो चुनौतियों से रूबरू होने लगे। अमित के घर में फसल खराब हो गई। पिता कर्ज में डूब गए। राज के पिता बीमार पड़ गए। दुकान संभालने की जिम्मेदारी राज पर आ गई। प्रिया के पिता बीमार पड़ गए। दुकान संभालने की जिम्मेदारी राज पर आ गई। प्रिया के पिता का रिक्शा टूट गया। अब घर का खर्च चलाना और भी मुश्किल हो गया।
सीता की माँ बोली, अब इतना बड़ा हो गई हो, घर के काम संभालो, ये पेंटिंग सेटिंग छोड़ो। बरगद के नीचे बैठकर चारों दोस्तों ने उस दिन लंबी चर्चा की। राज ने कहा, दोस्तों, हम सबके रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर हम हार मान गए तो सपने भी मर जाएंगे। प्रिया ने धीरे से कहा, ठीक कहा राज, मैं अपनी तकलीफ को ताकत बनाऊंगी और हमें अपनी तकलीफों को ताकत बनाना होगा। अमित ने मुट्ठी बीच कर कहा, हाँ, अगर खेत में बोया बीज आंधियों से डर गए तो फसल कैसे निकलेगी। हम भी आंधियों का सामना करने के लिए तैयार है। सीता की आँखें नम थी, पर उसने मुस्कान छुपाकर कहा, और जब हम सफल होंगे तो लोग कहेंगे, देखो, यही है वो बच्चे जिनके सपने कभी मजाक बनते थे। चारों की आंखों में उस रात चांद से भी तेज चमक थी। अब हम बात करेंगे प्रेरणादायक कहानी सपनों की उड़ान भाग 3 पहला इम्तिहान। गर्मी का मौसम था। कस्बे के सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। ठीक है, चार बजे तेरे को भीड़ से सुनूंगी।
ब्रोकर मान्छे अफिसबाट आउँछन् नि त जिममा अब हम बात करने वाले हैं सपनों की उड़ान का भाग 3 पहला इम्तिहान। गर्मी का मौसम था और कस्बे के सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव मानो इसी परीक्षा में अपनी उम्मीद लगाकर बैठा था। अमित सुबह उठकर खेतों में पिता की मदद करता और फिर पढ़ाई करने बैठ जाता था। उसकी किताबें पुरानी थी, कई पन्ने पर स्याह धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन वो कहता था ज्ञान किताब की चमक से नहीं, मेहनत की लगन से आता है। राज दुकान पर बैठकर हिसाब किताब करता था, ग्राहकों को सामान देता था और देर रात तक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती थी, पर वो खुद से कहता था अगर नींद मुझे हराएगी तो मेरा सपना मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे जागना ही होगा। प्रिया का संघर्ष भी कठिन था। घर में जगह जगह शोर, सिलाई मशीन की खटर पटर, छोटे भाई बहनों का रोना धोना। वो अक्सर छत पर चली जाती, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसके पिता अक्सर कहते थे बेटी तू इतनी मेहनत क्यों करती है, लड़कियां तो शादी करके घर संभालती है। प्रिया नम्रता से जवाब देती है पापा अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो न जाने कितने घर बचा सकूंगी, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीता की दिक्कत अलग थी। उसका मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन दिल बार बार चित्र बनाने को मचलता था।
कभी भी वो किताब खोलती और पन्ने की किनारे पर फूल पत्तियां उकेरने लगती थी। पर फिर याद आता है, अगर मैंने परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो शायद मुझे कला का मौका ही न मिले। उस दिन से उसने तय किया, पढ़ाई में भी अपनी पूरी मेहनत दूंगी ताकि कोई न कह सके कि कला के कारण मैं कमजोर रह गई। परीक्षा के दिन कस्बे का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। स्कूल के बाहर चाय और पकौड़े की दुकानें पर खचाखच भीड़ थी। अमित, राज, प्रिया और सीता चारों साथ साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। सीता ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, हमें डरना नहीं है, ये तो बस पहला इम्तिहान है। असली जिंदगी का इम्तिहान तो अभी बाकी है। अमित ने कहा, सही कहा, चलो आज इस जंग को जीतते हैं। परिणाम कुछ हफ्ते बाद परीक्षा के नतीजे आए। अमित ने पूरे जिले में टॉप किया। राज का भी प्रदर्शन शानदार रहा। प्रिया ने मेडिकल के लिए योग्य अंक प्राप्त किए। सीता ने भी अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया। पूरा कस्बा तालियां बजा रहा था। लोग कहते थे, ये 4 बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं भाग 4 के बारे में। सपनों की उड़ान, मुश्किल राहें। परीक्षा के अच्छे परिणाम के बाद चारों दोस्तों के चेहरे पर
खुशी थी, लेकिन अब उनकी नजरें उस रास्ते पर थी जहाँ से असली सफर शुरू होना था। अमित का संघर्ष। अमित का सपना था कि वो इंजीनियर बने। वो शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन फीस सुनकर उसके पिता के पसीने छूट गए। बेटा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए? हमारे पास तो खेत भी कर्ज में है। अमित का दिल टूटने लगा। रात भर वो आसमान की ओर देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी मुझे परखेगी तो मैं भी अपने मेहनत से इसका जवाब दूंगा। उसने अखबार बांटना शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे दाखिले की पहली किस्त जमा कर दी। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। अब हम बात करने वाले हैं राज की चुनौती के बारे में। राज के लिए भी राह आसान नहीं थी। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कस्बे के लोग कहते थे, राज, तू बिजनेस की पढ़ाई करेगा? पहले अपने घर का बिजनेस तो संभाल ले। राज मुस्कुराते हुए और कहा, मैं तो वही सीख रहा हूँ। दुकान छोटा है पर सपना बड़ा है। एक दिन एक दुकान कंपनी बनेगी। रात को जब सब सो जाते हैं तो बिजनेस की किताब पढ़ता है और ऑनलाइन लेक्चर सुनता है। उसके भीतर एक आग थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। प्रिया का संघर्ष। प्रिया को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस और किताबों का खर्च सुनकर उसके माता पिता परेशान हो उठे। पिता बोले, बेटी, हम रिक्शा चलाकर
इतना पैसा कहाँ से ले आएंगे? प्रिया ने हाथ पकड़कर कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद छात्रवृत्ति लूंगी, मेहनत करूंगी, बस मुझे पढ़ने दीजिए। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गई। कॉलेज में भी वो सबसे आगे निकलने लगी। धीरे धीरे लोगों की जुबान बंद होने लगे। अब वो लोग कहते हैं, देखो गरीब घर की लड़की होकर भी कितने लगन से आगे बढ़ रही है। सीता की कठिनिया सीता का सपना था कलाकार बनने का, लेकिन उसके घर वाले बार बार कहते थे, ये पेंटिंग से पेट नहीं भरता, नौकरी करो, शादी करो। उसका मन टूटा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वो कस्बे की दीवारें पर पेंटिंग बनाने लगी, छोटे बच्चों को कला सिखाने लगी। कभी कभी उसकी बनाई हुई पेंटिंग स्थानीय मेलों में बिक जाती थी। अगर मेरे रंग छोटे छोटे कैनवस पर बिक सकते हैं, तो एक दिन मैं बड़े मंच पर भी चमकेंगे। बरगद के नीचे मुलाकात। कई महीने के बाद चारों दोस्त फिर बरगद के नीचे मिल गए। सबके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक और भी गहरी थी। राज ने कहा, दोस्तों अब समझ आ रहा है कि सपनों तक पहुंचना आसान नहीं। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है। प्रिया बोली, हाँ, लेकिन जब हम थकते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो असली जीत वही से शुरू होती है। अमित ने कहा, हम सब अलग अलग रहेंगे, पर मंजिल एक है,
खुद को साबित करना है। सीता मुस्कुराई और बोली, और जब हम सफल होंगे तो ये कस्बा गर्व से कहेगा कि उसकी बच्चे ने दुनिया बदल दी। बरगद की छाप उस रात पहले से ज़्यादा उजाला लग रही थी। अमित ने संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते थे, देखो यही है हमारा आदर्श। राज ने एक दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना बिजनेस खड़ा किया। आज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं। प्रिया ने डॉक्टर बनकर न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे कस्बे को गर्व से भर दिया। गरीब मरीजों का इलाज वो मुफ्त में करती थी। सीता ने अपनी कला से दुनिया को चौंका दिया। उसकी पेंटिंग अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। सपने की कोई जाति गरीब या अमीरी नहीं होती है। कठिनाइयाँ आएगी, लोग ताने देंगे, हालत परखेंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है।